आइए चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए फिर से अर्ली मेडिवल इंडिया का क्वेश्चन है। फिर से अर्ली मेडिवल इंडिया कंटिन्यू हो ही रहा है। देखिए किस तरह से क्वेश्चन आएगा। इंडियन हिस्ट्री के रेफरेंस में इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है ये हमें देखना है। पहला 2021 का क्वेश्चन है, निजामत ऑफ द अरकोट इमर्ज आउट ऑफ हैदराबाद स्टेट। स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ही हमें पता चलेगा हैदराबाद स्टेट मतलब 18वीं शताब्दी के बारे में पूछा है। 18वीं शताब्दी के बारे में ये पूछा गया है। ठीक है, और 18वीं शताब्दी में मतलब एक्चुअली अर्ली मॉडर्न इंडिया आता है। ये अर्ली मॉडर्न इंडिया है, इसको लेट मेडिवल कह सकते हैं और अर्ली मॉडर्न है। ये अर्ली मेडिवल के बजाय लेट मेडिवल का क्वेश्चन है, ये पॉइंट ध्यान में रखिए। ठीक है, और हैदराबाद स्टेट जो है 18वीं शताब्दी में आया है। अभी क्या हैदराबाद स्टेट्स का विभाजन होके निजामत ऑफ अरकोट ऐसा कोई आया था? हमने सुना है, हमने पढ़ा भी है नवाब ऑफ अरकोट, पर क्या वो हैदराबाद स्टेट से अलग होके उसने अलग किंगडम बनाया? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल पढ़ने को मिलता ही नहीं है। ठीक है, निजाम ऑफ हैदराबाद वो मुगल एम्पायर से अलग हो गए थे, बट नवाब ऑफ अरकोट जो है वो निजाम के अंडर काम करते थे, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसलिए क्या है, पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। दूसरा, मैसूर किंगडम जो है विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद आ गया, बिल्कुल सही है। विजयनगर साम्राज्य पतन होने के बाद मैसूर वोडेयार किंगडम आया था, मैसूर वोडेयार किंगडम आया था, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर पहला रॉन्ग है तो ए निकल जाएगा। ठीक है, दूसरा सही है तो सिर्फ 3 भी नहीं आएगा है, ए और डी निकल गए, बी और सी में से चुनना है। अभी देखते हैं, बी है 2 ओनली, सी में लिखा है 2 and 3 ओनली, तीसरे में क्या लिखा है, रोहिलखंड किंगडम वाज फॉर्म आउट ऑफ अ टेरिटरीज ऑक्यूपाइड बाय अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह दुरानी। फिर से 18th सेंचुरी में पूछा गया है, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली 1761 में पानीपत के जो युद्ध हुआ था उसमें उन्होंने मराठास को हराया था। बट उन्होंने क्या लिखा है, रोहिलखंड का जो किंगडम है वो अहमद शाह अब्दाली की जो आपकी टेरिटरीज है या उनकी जो आपकी भूमि है, उस अधिकृत भूमि या राज्य क्षेत्र से रोहिलखंड के नवाब आए थे या रोहिलखंड का किंगडम आया था। तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर हमने पढ़ा है अहमद शाह अब्दाली के बारे में तो हमें पता है कि अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराया पानीपत के युद्ध में, लेकिन उसने भारत के ऊपर शासन नहीं किया था, वो सीधा फिर से अफगानिस्तान निकल गया था। भारत में 1 इंच की भूमि भी उन्होंने अपने पकड़ में रखी नहीं थी, अपने कब्जे में ली नहीं थी। तो फिर उनकी टेरिटरीज हो ही नहीं सकती, तो उसमें से रोहिलखंड किंगडम कैसे आ सकता है? इसलिए ये बिल्कुल स्टेटमेंट रॉन्ग होता है? इसलिए ये बिल्कुल स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। और दूसरी तरफ से देखेंगे तो रोहिलखंड किंगडम था, लेकिन वो अहमद शाह अब्दाली आने से पहले ही आया था, 1721 में आया था। रोहिलखंड किंगडम में 1721 में आया था, अहमद शाह अब्दाली आने से लगभग 30-40 साल पूर्व। और इस वजह से ये स्टेटमेंट रॉन्ग होता है, और फिर हमारा क्या है, सिर्फ ऑप्शन बी बचेगा, सी निकल जाएगा और ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आएगा। तो हमारा सही चुनाव आ गया, अपने आप हम आ चुके हैं। आइए आगे देखते हैं। फिर से मेडिवल इंडिया की जो हिस्ट्री है उसमें नोमैड जो थे या भटकने वाले लोग, इनमें से कौन थे? पहला फार्मर। अभी सोचिए, फार्मर जो है क्या वो भटकेगा? फार्मर कृषि या भूमि से जुड़ा हुआ होता है, उसको एक जगह पे रहना पड़ता है, वो भटक नहीं सकता है, अपने आप हटा दो उसको। है ट्रेडर, ट्रेडर जो है हो सकता है कि वो भटक सकता है, बट ट्रेडर हमेशा नहीं भटकता है। व्यापार के सिलसिले में कुछ दिनों तक वो जाता है और वापस जहां उसका कारोबार है, जिस शहर या गांव में वो हमेशा के लिए बसा हुआ है, वो वहां फिर से वापस आता है। और इसलिए ट्रेडर भी पूरी तरीके से सही नहीं है। वीवर, वीवर की अगर बात करेंगे तो जाहिर सी बात है, वीवर की अगर बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका जो है वीवर भी एक जगह पे बना रहता है, वीवर भी जो है वो एक जगह पे बना रहता है। और वीवर अगर एक जगह पे बना रहा है, ठीक है, वीवर अगर एक जगह पे हमारा बना रहा है तो उसमें हमें क्या दिखता है कि वीवर फिर से घूमने वाला आदमी नहीं है, उसका जो ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन है वही घूमने वाला है।
सर वही एक जगह पे स्थिर है। और इसकी वजह से क्या है, क्योंकि वीवर भी कहीं ना कहीं फार्मर से जुड़ा हुआ है। फार्मर से कच्चा माल मिलेगा, कपास वगैरह, तब जाके वो बूदेगा और अपना सारा टेक्सटाइल वगैरह तैयार करेगा। तो वीवर भी नहीं आएगा है। पर बात आती है आपका वॉरियर। बात क्या है वॉरियर? अभी हमने ट्रेडर ट्रेडर को फिलहाल नकार दिया है? लेकिन मैंने क्या बताया, ट्रेडर थोड़ा घूमता भी है और बाकी जगह पे वो स्थिर रहता है। और वॉरियर की बात है वॉरियर क्या है कि वॉरियर नोमैड्स नहीं होते। वॉरियर जो है वो एक तो कभी शासक भी होते हैं और वॉरियर सैन्य भी रहते हैं। और सैन्य जो है हमारा कि वॉर या बैटल के लिए कई जगह जगह जाता है? और फिर वो वापस चला आता है अपने राज्य में या अपने क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि वॉरियर का काम ही है अपने क्षेत्र या राज्य की रक्षा करना है। इसलिए वो भी आपका नोमैड नहीं हो सकता है। तो नोमैड फिर नहीं है कौन? फिर फार्मर तो बिल्कुल नहीं है, वॉरियर भी नहीं है, वीवर भी नहीं है। फिर बात हमेशा आएगी ट्रेडर के ऊपर। ट्रेडर को हम नकार क्यों दे रहे थे? क्योंकि कुछ हद तक वो स्थिर है, वो कुछ हद तक वो घूमते रहता है। तो अगर कुछ हद तक वो घूमते रहता है तो जाहिर सी बात है सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा ट्रेडर का ही आता है? सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा ट्रेडर का ही है। और सबसे बेस्ट नोमैड का जो एक्सप्लेनेशन है वो ट्रेडर का है। और इसलिए आंसर हमारा डी है। हालांकि ट्रेडर पूरी तरीके से नोमैड नहीं है, फिर भी इनके कंपैरिजन में, ये तीनों के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो सबसे ज्यादा घूमने वाला ट्रेडर ही है। और आंसर हमारा डी आएगा। और इसी तरह से सही आंसर की तरफ हम आ गए। आइए फिर से एक टर्म पूछा है कि अभी पहले क्या पूछा, टर्म को ऑप्शन में रखा और फिर ऊपर में उन्होंने पूछा कि इनमें से कौन नोमैड है या भटकने वाले हैं। अभी यहाँ पे टर्म यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन में और उसका ऑप्शन दिया हुआ है। मेडिवल इंडिया में फनम नाम का एक शब्द है, वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता था? क्लोथिंग, कॉइन्स, ऑर्नामेंट, वेपन्स। पहली बात है कि फनम नाम का कोई वेपन हमें मिलता नहीं है? हमारे पास अलग अलग तरीके के वेपन्स के नाम है। जैसे अरब लेके आए थे मांजा, नाफ्तालिन, ठीक है, ये अरब वेपन्स लेके आए थे। जब टर्क्स या पर्शियंस आ गए, उन्होंने फिर लाया था चरक एंड फाल्कुन। टर्क्स या पर्शियन आए थे, उन्होंने चरक और फाल्कुन लाया। और हमें सिर्फ मेडिवल इंडिया देखना है, प्राचीन भारत में या एंशियंट इंडिया में जाने की जरूरत नहीं है। तो वेपन्स के नाम तो बिल्कुल नहीं है। बाबर ने जो अलग अलग गन्स लाए थे उसमें भी फनम नाम नहीं आता है? ये गलत है। किसी ऑर्नामेंट को फनम कहते थे? फनम ये शब्द ही ऐसा है कि थोड़ा सा पर्शियन या बाहरी इन्फ्लुएंस है, ये प्योरली भारतीय भाषा का शब्द लगता नहीं है? तो ऑर्नामेंट को कहीं फनम कहते हैं ऐसा हमें देखने को मिलता नहीं है। इसको भी निकाल दो। बात अभी आएगी क्लोथिंग और कॉइन्स। और हो सकता है क्लोथ या कॉइन इनमें से किसी को फनम कह सकते हैं? कि मेडिवल इंडिया में जब दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर था, अलग अलग तरीके के कपड़े या क्लोथिंग इंडिया में प्रोड्यूस होता था। जैसे मलमल है, ढाका का मसलिन जिसको मलमल कहते हैं। ऐसे बहुत सारे क्लोथ्स है, तो उनमें से कुछ हो सकता है कि किसी को फनम कह सकते हैं। ठीक है। और हो सकता है कॉइन्स को भी फनम कहे। कॉइन्स तो हमें पता है कि सिल्वर टंका है, कॉपर जिताल है, गोल्ड मुहर है, गोल्ड दिनार है, ठीक है, रुपया है, दाम है। फनम सुनने में आता नहीं है, तो क्या फनम फिर हम क्लोथिंग ले लें? बट पॉइंट ऐसा है, मध्ययुगीन भारत में सिर्फ उत्तरी भारत नहीं है मुगल या दिल्ली सल्तनत, नीचे में विजयनगर एम्पायर भी तो है। नीचे में विजयनगर एम्पायर भी है। और विजयनगर साम्राज्य का भी जो व्यापार रहता था वो पश्चिमी एशिया, पर्शिया से रहता था। और इसकी वजह से अगर हम देखेंगे तो विजयनगर साम्राज्य में पनम ये जो शब्द है वो कॉइन्स के लिए इस्तेमाल किया गया है? विजयनगर साम्राज्य में पनम ये जो शब्द है वो कॉइन्स के लिए इस्तेमाल किया गया है। और इसलिए हमारा सही चुनाव क्या होगा? कॉइन्स होगा। और फिर से आप देखिए विजयनगर साम्राज्य के ऊपर कितने क्वेश्चन आए हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया है। अभी कॉइन्स को लेके भी क्वेश्चन है। तो पनम भले ही विजयनगर साम्राज्य हिंदू साम्राज्य है और वहाँ पे संस्कृत तेलुगु को प्रमोट किया गया था, पर फिर भी आपका व्यापार की वजह से जो अरब और पर्शियंस के साथ उनके संबंध आते थे, उससे ये फनम शब्द आपको मिलता है। बहुत ही क्लोज ऑप्शन है, लगेगा ये क्लोज हो सकता है, कपड़ा हो सकता है, और लगभग हम अगर रिस्क लेके ऑप्शन चुनेंगे तो कपड़े की तरफ जाएंगे। बट बल्कि यहाँ पे कपड़ा नहीं है, हमारा ऑप्शन सही है कॉइन से। ये चीज ध्यान में रखनी है और उसी हिसाब से हमें चीजों की तरफ देखना है। ठीक है, आइए अभी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया। मेडिवल इंडिया है मध्ययुगीन भारत और उसकी इकोनॉमिक हिस्ट्री। यूपीएससी ने क्लियर क्लू दिया है आपको, है कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है और
किस तरीके से उसको अटेम्प्ट करना है। मैं बार बार बताता हूँ आपको कौन से एरिया से क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने क्लियरली बताया आपको, एंशियंट हो या मेडिवल हो, चाहे वो लेट एंशियंट हो या अर्ली मेडिवल हो, सब में आपका इकोनॉमिक हिस्ट्री, रेवेन्यू हिस्ट्री या एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इन सारी चीज़ों से आपके क्वेश्चंस आते ही है, टैक्सेशन से आते हैं। आप देखिए अभी है? तो इकोनॉमिक हिस्ट्री अगर देखते हैं मेडिवल इंडिया की, तो उसमें अराघट्टा ये किसको बोलते हैं, और देखिए कितने टर्म बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत सारे टर्म्स जो है, जो यूनिक टर्म्स है, इसको ये बोलते हैं, उसको वो बोलते हैं, और उसका इंपॉर्टेंस था, वैसे क्वेश्चन यूपीएससी ने पिकअप किए हैं। तो आपको आइडिया लगेगी कि कहाँ से कैसे पढ़ना है? अराघट्टा किसको बोलते हैं? बॉन्डेड लेबर था? नहीं, प्राचीन भारत में तो बॉन्डेड लेबर को विष्टि कहते थे। मध्ययुगीन भारत में तो ज़्यादा बॉन्डेड लेबर का जो कंसेप्ट है वो ज़्यादा हमें दिखता भी नहीं है, ज़्यादा सुनने को नहीं मिलता है। स्लेव होते थे, दिल्ली सल्तनत में वगैरह स्लेव बोलते थे, लेकिन उनको गुलाम बोलते हैं, हमें अराघट्टा तो नहीं बोलते। निकाल दो। लैंड ग्रांट्स टू मिलिट्री ऑफिशियल्स, मध्ययुगीन भारत में मिलिट्री ऑफिशियल्स को जो लैंड देते थे उसको उसको क्या कहते हैं? अराघट्टा? नहीं, दिल्ली सल्तनत में उसको इक्ता कहेंगे, मुगल साम्राज्य में उसको क्या कहेंगे? आपका जागीर कहेंगे, और विजयनगर में उसको ही हम क्या कहेंगे? अमारम कहेंगे। विजयनगर में उसको ही हम अमारम कहते हैं, और ये चीज़ें हम बार बार देख चुके हैं, इक्ता हो गया, जागीर हो गया, अमारम हो गया है? तो इसकी वजह से अराघट्टा जो है ये टर्म लैंड ग्रांट्स को यूज नहीं होगा, ठीक है। फिर आप देखेंगे वेस्ट लैंड, ठीक है, एंड कन्वर्टेड टू कल्टीवेशन लैंड, ऐसी लैंड वेस्ट लैंड है जो कल्टीवेशन में कन्वर्ट की गई है, उसको अराघट्टा कहते हैं? बिल्कुल नहीं, ये भी कहीं लॉजिक लग नहीं रहा है? क्योंकि ये टर्म ही पर्शियन लग रहा है, ये टर्म इंडियन लैंग्वेज का नहीं है, ये बाहर की लैंग्वेज का है, और ये जाहिर सी बात है अरबी या पर्शियन हो सकता है। और फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचेगा, वाटर व्हील यूज इन इरिगेशन ऑफ लैंड है। अराघट्टा क्या है? वाटर व्हील, जो हमारे इरिगेशन के लिए काम में आता था और उसको इस्तेमाल करते थे, तो वो हमारा सही चुनाव है, ठीक, वही हमारा सही ऑप्शन है। और हर एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर करके अपने आप हम सही चुनाव की तरफ आ गए हैं, तो ये बात ध्यान में रखनी है।